हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सॉल्यूशन के बारे में, बिलियन के बारे में। बिलियन क्या है? तो बिलियन आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। और इसमें समांगी का मतलब आपको समझना है, समांगी किसको बोलेंगे? तो समांगी हम लोग उस तरह के, हम लोग बोले एक मिनट, पेन, हाँ पेन मिल गया, है ना। समांगी का मतलब आपको क्या समझना है कि जिसमें अवयवी कण क्या हो, समान रूप से घुले हो, है ना। अवयवी कण कहने का मतलब, जैसे आपको पता होगा बच्चों, बिलियन कभी भी बनेगा तो इस बिलियन को बनने में दो घटक होते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं विलायक और दूसरे को बोलते हैं विलय। विलायक और विलय, है ना। विलायक किसको बोलेंगे? तो विलायक आपको पता होगा, चूंकि रिवीजन चल रहा है तो आपने, हमको उम्मीद है कि आपने पढ़ रखा होगा। विलायक उसको बोलते हैं जो आपका अधिक मात्रा में विलयन में प्रेजेंट रहता है। अधिक मात्रा में जो प्रेजेंट रहेगा उसको विलायक बोलेंगे, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है और साथ साथ जो घुलता है, कम मात्रा में रहेगा और जो घुलेगा, जो घुलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलय बोलते हैं। अधिक मात्रा में रहने के साथ, अधिक मात्रा में जब ये रहेगा तो याद रखना, विलयन की अवस्था को, विलयन की अवस्था को निर्धारित करने वाला भी यही होता है। विलयन आपका द्रव बनेगा, विलयन आपका गैस बनेगा, वो कौन निर्धारित करेगा? तो विलायक का अवस्था निर्धारित करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जल में से चीनी को घोला गया था ना, जल में यहाँ पे चीनी को मिलाया गया था, तो फाइनली जो विलयन बन रहा है वो किस अवस्था में बन रहा है? तो जाहिर सी बात है वो द्रव विलयन बन रहा है। और ये द्रव विलयन क्यों बन रहा है? क्योंकि जल आपका जो है, जो विलायक आपका है वो जल है, यानी द्रव है। विलायक आपका क्या हो गया? द्रव हो गया। मतलब विलयन की अवस्था को डिसाइड करने वाला कौन होता है? विलयन की अवस्था को डिसाइड करने वाला जो होता है पदार्थ, उसको बोलेंगे हम लोग विलायक। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो विलयन क्या है? विलयन याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। अब अधिक कौन होगा उसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे वाले हम लोग टॉपिक में देख लेते हैं। आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना, जैसे मैंने अभी बताया कि विलयन में, है ना, विलयन में दो चीज रहेगा, एक विलायक रहेगा और एक विलय रहेगा। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट नोट में लिखना है क्या, कि एक बिलियन में, एक बिलियन में विलायक हमेशा एक ही रहेगा। एक बिलियन में, याद रखना, एक बिलियन में विलायक की संख्या हमेशा एक रहती है। विलायक की संख्या कितनी रहेगी? तो विलायक की संख्या याद रखना हमेशा एक रहती है। एक बिलियन में विलायक की संख्या हमेशा कितनी होगी? एक होगी। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब आपको यह समझ में आना है कि विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है। विलय की संख्या कितनी हो सकती है? एक से अधिक हो सकती है। एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं है? विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे अगर मान लिया जाए कि, अगर मान लिया जाए हम लोग एक शरबत बनाए हैं, है ना, हम लोग शरबत बनाए, तो शरबत क्या है बच्चों? शरबत एक विलयन है। शरबत क्या है? एक विलयन है। और इस शरबत में क्या क्या चीज हम लोग डालते हैं तो आपको पता होगा। शरबत जिसने, जिन्होंने पिया होगा या जिन्होंने बनाया होगा उनको पता होगा। हम लोग एक चीज डालते हैं इसमें, जल, है ना। जल के साथ क्या डालते हैं? इसमें चीनी डालते हैं। चीनी के साथ क्या डालते हैं? तो थोड़ा सा नींबू डाल दिए हम लोग, थोड़ा सा रसना डाल दिए, है ना। तो इस इतना चीजों का हम लोग मिश्रण मान लिए बनाया, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें विलायक केवल एक होगा, ये जल। विलायक कौन होगा? केवल जल। बाकी जितने भी यहाँ चीज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसको बोलेंगे हम लोग विलय। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा हमको लगता है। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? एक बिलियन में याद रखना, विलायक की संख्या हमेशा एक होगी, चाहे आपका जितना भी उसमें अवयव रहे, है ना। जैसे चीनी भी डाला गया, नींबू भी डाला गया, रसना भी डाला गया, तो ये सब आपको याद रखना, ये सब सारे क्या कहलाएंगे? ये सब विलय कहलाएंगे। और जल यहाँ पे क्या होगा? विलायक होगा, है ना। जल को आपको याद रखना है, जल को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं जल को। ठीक है,
जल को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, यहां पढ़ना है विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर बात करें बच्चों हम लोग, है ना, इसमें अगर बात करें विलयन के प्रकार में, तो आपको याद रखना है इसको अलग अलग तरह से हम लोग बांटते हैं। पहला अगर बात करें हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर, किस अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम लोग विलयन को बांटेंगे तो याद रखना यहाँ पे जो विलयन होगा, ये विलयन कितने तरह का होगा? तो यहाँ पे विलयन आपको याद रखना 3 तरह के होंगे। विलयन कितने तरह के बच्चों? विलयन 3 तरह का। कौन कौन सा विलयन होगा सर? यहाँ पे जो तीनों विलयन का नाम होगा, पहला विलयन अगर बात करेंगे हम लोग तो मान लिया जाए कि ठोस विलयन। कौन सा विलयन बच्चों? ठोस विलयन। दूसरा विलयन क्या होगा? तो दूसरा विलयन हो जाएगा आपका द्रव विलयन। और तीसरा विलयन क्या होगा? तो तीसरा विलयन हो जाएगा गैस विलयन, ठीक है, गैस विलयन। तो ये 3 तरह के विलयन आपको याद रखने हैं, है ना। विलयन कितने तरह का आपको पढ़ना है? किस आधार पे? फिजिकल स्टेट के आधार पे। एक को बोलेंगे ठोस विलयन, दूसरा को बोलेंगे द्रव विलयन, और तीसरा को क्या बोलेंगे? गैस विलयन। अब अगर ठोस विलयन है ना, अगर ये ठोस विलयन है तो याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो विलायक होना है, विलायक अगर होगा तो विलायक इसका क्या होगा? इसका विलायक हो जाएगा ठोस, ठीक है। इसका अगर विलायक बात करेंगे तो इसका विलायक कौन होगा? द्रव। और इसका अगर बात करेंगे तो इसका विलायक कौन होगा? गैस, ठीक है। और अगर विलय की बात की जाए तो विलय क्या क्या चीज होगा? विलय यहाँ पे तीनों चीज हो सकता है ना। ठोस के अंतर्गत 3 विलय आ सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, तो टोटल 3-3 करके इसमें आएंगे, है ना। इसमें क्या हो सकता है? पहला विलय हो सकता है कि ठोस हो, दूसरा वाला क्या हो सकता है? हो सकता है द्रव हो, और तीसरा क्या हो? गैस हो। ठोस, द्रव और गैस। द्रव में उसी तरह से अगर बात करें हम लोग, तो द्रव में क्या क्या चीज हो सकता है ना। द्रव में भी पहला हो सकता है ठोस हो, दूसरा क्या हो? द्रव हो, और तीसरा क्या हो? तीसरा आपका गैस हो। ठोस, द्रव और गैस। गैसीय विलयन अगर लेते हैं हम लोग, तो गैसीय विलयन में आपका सिमिलर चीज आएगा, सिमिलर चीज आएगा। इसमें भी क्या होगा? हो सकता है पहला जो पदार्थ होगा वो कौन होगा? ठोस होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका द्रव होगा, और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा आपका गैस होगा, ठीक है। अब सारे के आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम में। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन बनाएगा? एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाता है कि आप क्या करो, आप एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण बताइए जिसमें ठोस ठोस में मिला हो, जिसमें ठोस क्या है? ठोस के अंदर हो। तो इसका क्या उदाहरण हो जाएगा ठोस ठोस का? तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्लाइड अप यहाँ बना दिया गया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये विलायक है, ये विलायक है, ये विलय है ना। तो अगर हम लोग पहला बात कर लिए यहाँ पे, देखिए ये तीनों का तीनों कौन सा विलयन है? ये गैसीय विलयन हो गया। ये तीनों का तीनों जो यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा विलयन होगा बच्चों? ये हो गया द्रव वाला विलयन। और ये तीनों जो हो जाएगा, ये कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा ठोस विलयन, है ना। इसका कलर हम ले लेते हैं, ये कौन सा विलयन हो जाएगा? ये हो जाएगा ठोस विलयन, ठीक है। अब गैसीय विलयन में अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक गैस दूसरे गैस में घुला है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वायु। ये सब सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे ढंग से कर लेना। गैस गैस में क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। द्रव, है ना, द्रव किसके अंदर होगा? गैस के अंदर। द्रव गैस के अंदर, तो वो कौन सा हो जाएगा? आर्द्र वायु। देखे होगे आर्द्रता तुम लोग, है ना, आर्द्रता सारे बच्चे जान रहे होगे, मॉइस्चर जानते होगे, है ना। हवा के अंदर क्या होता है? हवा के अंदर अगर हम लोग, ये हवा के अंदर अगर ड्रॉपलेट्स आ गया, वाटर का पार्टिकल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्द्र वायु, नमी, है ना, नमी जिसको बोलते हैं। तीसरा क्या होगा? ठोस इन गैस, मतलब ठोस जो होगा गैस के अंदर होगा। अब ठोस गैस का इसका एग्जांपल क्या होगा? तो आयोडीन वाष्प युक्त वायु, है ना, आयोडीन वाष्प युक्त वायु बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, कि हाइड्रोजन गैस जो होगा इन पैलेडियम, है ना, हाइड्रोजन गैस, नहीं ये नहीं, ये ठीक है, कैम्फर बोल सकते हो आप, है ना, कैम्फर बोल सकते हो, कैम्फर भी बोल सकते हो इसमें।
अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट जो विलयन होगा द्रव विलयन, इसमें अगर बात करें तो गैस जो होगा वो द्रव के अंदर, गैस जो है द्रव के अंदर, जैसे हम लोग पानी के अंदर बात करते हैं, पानी के अंदर कौन सा गैस घुला रहता है, तो आपको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस घुला हुआ रहता है, तो ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है। सोडा जल है ना, सोडा जल करने का मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपका किसके साथ, पानी के अंदर घुला हुआ है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो सोडा जल हो गया वो। नेक्स्ट अगर बात करें द्रव द्रव का मिश्रण, तो द्रव द्रव का क्या होगा, इथेनॉल और जल, अल्कोहल और वाटर आप बोल सकते हो। ठोस द्रव के अंदर है ना, ठोस द्रव में है ना, ठोस द्रव में तो इसका तो सीधा सा एग्जांपल है, नमक हो गया, चीनी हो गया, जितना हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं वो ठोस को ही तो हम लोग जल में घोलते हैं, ठोस को ही तो द्रव मतलब जल में घोल रहे हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो आपको पढ़ने हैं, ठोस विलयन, ठोस विलयन में क्या होगा, तो पहला गैस ठोस के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस हो गया पैलेडियम में है ना, द्रव ठोस के अंदर तो ये अमलगम हो गया, अमलगम में याद रखना एक चीज फिक्स रहेगा, मरकरी है ना, जैसे आपको आगे मिलेगा जिंक अमलगम है ना, तो जिंक अमलगम करने का मतलब अमलगम याद रखना, अमलगम का मतलब मरकरी वहां पे फिक्स रहेगा, मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद ठोस ठोस का है ना, ठोस एक ठोस दूसरे ठोस, तो इसका एग्जांपल पीतल हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, पीतल आपने पढ़ा होगा, पीतल है ना, पीतल को याद करवाते हैं हम लोग पिताजी के साथ, पिताजी याद कीजिए आप है ना, पीतल मतलब तांबा और जिंक, तो कॉपर और जिंक है ना, तो कॉपर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में रहेगा, ये आपका विलायक हो जाएगा, और जिंक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विलय, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर विलायक, जिंक विलय, तो इस तरह से। कांसा में भी क्या रहता है, तो कांसा में रहता है कॉपर और टीन है ना, कॉपर और टीन, और एक होता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है ना, तो जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा बच्चों, तो जर्मन सिल्वर में क्या रहता है, कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण रहता है, कॉपर जिंक और निकेल है ना, ये चीज को आपको याद रखना है। चलिए ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हम लोग कहाँ पे थे, इधर थे है ना, तो ये आपका तीनों ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग और बिलियन को बांट सकते हैं, तो दूसरा आपको अगर बिलियन का प्रकार बांटना है, इससे पहले हम लोग पहला लिखे थे, ये पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा अगर बातें करेंगे हम लोग तो ये आप कर सकते हो अवयवी के संख्या के आधार पर, अवयवी कणों के संख्या के आधार पर, अवयवी कणों के संख्या के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब इसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कितने तरह के बिलियन होंगे, देखिए ध्यान से, हालांकि आपको जो पढ़ना होगा, आपको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी बिलियन ही पढ़ना है। अगर मान लिया जाए कि किसी बिलियन में दो अवयव है ना, बिलियन में कम से कम दो तो रहेगा, अगर दो अवयव है मतलब एक विलय है और दूसरा क्या है, विलायक है, एक विलय एक विलायक है ना, टोटल कितना हो गया, दो हो गया, तो इस तरह के बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलय है ना, द्विअंगी बिलियन बोलेंगे। अगर मान लिया जाए किसी में दो विलय हो गया और एक विलायक तो हमेशा एक ही रहेगा है ना, कितना हो गया, तीन हो गया, तो इसको बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। उसी तरह से चार रहेगा, मतलब तीन आ गया ये और एक आ गया ये है ना, तो टोटल कितने हो गए, चार है ना, तो इसको आप चतुरंगी बोल सकते हो, चतुरंगी, चतुरंगी लिख दीजिए या टेट्रा, इस तरह से लिख दीजिए चतुरंगी है ना, चतुरंगी है ना बिलियन, ठीक है। उसी तरह से अगर पांच आएगा तो है ना पंचंगी, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये आपका किसके आधार पर हो गया बच्चों, ये आपका अवयवी कणों के आधार पर होगा ना, अवयवी कणों के आधार पर। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक होता है विलायक की प्रकृति के आधार पर है ना, विलायक की प्रकृति के आधार पर, ये कितना नंबर हो गया, ये हो गया तीसरा नंबर, विलायक की प्रकृति के आधार पर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर के आधार पे है ना, तो सॉल्वेंट का अगर नेचर के आधार पे बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के विलयन को आपको पढ़ने हैं,
पहला बिलियन को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? पहला बिलियन को बोलते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब जलीय बिलियन। कौन सा बिलियन बच्चों? इसका मतलब हो गया जलीय बिलियन। जलीय बिलियन का मतलब आपको क्या समझ में आया, है ना? जलीय बिलियन का मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे विलायक जो होगा, यहाँ पे जो विलायक होगा, याद रखना है, यहाँ पे जो विलायक होगा वो कौन होगा? जल होगा। विलायक कौन होगा? जल होगा। दूसरा जो आएगा वो कौन सा होगा? इसको हम लोग बोलते हैं अजलीय विलयन। अजलीय विलयन, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कर दीजिए आप, ठीक है। इसमें जो विलायक होगा वो जल के अलावा कुछ भी हो सकता है ना? जल नहीं रहेगा। जल नहीं रहेगा मतलब क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है ईथर हो, है ना? अल्कोहल होगा, ईथर होगा, बेंजीन होगा। तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इतने तरह से आप विलयन को बांट सकते हो, है ना? अब इसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उस क्वेश्चन का आपको बच्चों आंसर करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गैस में विलयन में उदाहरण है? बताइए सारे बच्चे ट्राई करके बताओ तो कौन सा गैस का गैस विलयन में उदाहरण है। अगर बात करें हम लोग वायु, है ना? वायु किसका उदाहरण था? सोडा जल, हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम या धूल। कौन सा गैस का गैस में विलयन में उदाहरण है? बताइए सारे बच्चे ट्राई करके बताओ कौन सा गैस का गैस में विलयन होगा। मतलब एक गैस दूसरे गैस में घुला हुआ है, एक गैस दूसरे गैस में घुला हुआ है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा वायु, है ना? वायु जो होगा, वायु में आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपका 78% के आसपास होता है, ऑक्सीजन कितना? लगभग लगभग 20.98 होता है, एग्जैक्ट मानिए तो 21% के आसपास मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक गैस दूसरे गैस में घुला हुआ है, ठीक है। सोडा जल के बारे में तो बताया गया था, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये आपका पानी में घुला हुआ रहता है। हाँ, आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। बी नहीं, ए होगा। हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम, है ना? हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग पैलेडियम में डाल रहे हैं तो पैलेडियम क्या है? देखिए ये तो आपका हाइड्रोजन गैस पैलेडियम हो गया, ये आपका गैस किसके अंदर? ठोस में, है ना? गैस ठोस में, या ठोस में गैस का बोल सकते हैं लोग, ठोस में गैस, है ना? ये गैस घुला हुआ है ठोस के अंदर। धुंध क्या है? धुंध आपका वही वाला धुंध हो गया एक तरह का, जो इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट बोलते हैं, फोग और मॉइस्ट, है ना? इसमें आपका बेसिकली क्या रहता है? तो नमी, वाटर के ड्रॉपलेट कहाँ रहते हैं? एयर के अंदर रहता है। मतलब ये आपका द्रव जो है ये गैस के अंदर है, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैस में गैस का हो जाएगा ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिए आप, हाँ ये तो आंसर हम लोग अभी दे ही चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे ट्राई करके। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में अवशोषण किस प्रकार का विलयन है? अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में डालें, पैलेडियम किस अवस्था में रहता है बच्चों? पैलेडियम आपका रहता है ठोस अवस्था। पैलेडियम कौन सा अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। तो हाइड्रोजन गैस यानी गैस जो है यहाँ पे किसमें है? ठोस में। गैस, है ना? गैस ठोस के अंदर है, यानी हम लोग बोलेंगे ठोस, ठोस में गैस, है ना? ठोस में कौन है? ये गैस। ठोस के अंदर गैस घुला हुआ है। तो ठोस में गैस कहाँ पे दिख रहा है आपको? गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस, है ना? गैस में ठोस, ठोस में द्रव। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में अवशोषण जो होगा ये एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस में गैस। हमको लग रहा है ऑप्शन गड़बड़ किया है, गैस में ठोस नहीं होगा, ठोस के अंदर गैस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दीजिए गैस। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। ठोस में गैस घुला हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ये देखे थे। चलिए आगे बात करें हम लोग, धुंध किस प्रकार का विलयन है ना? धुंध किस प्रकार विलयन है? धुंध भी डिस्कस किया गया था। धुंध मतलब क्या हो गया? फोग। फोग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग ये पूरे हवा के पार्टिकल्स इस तरह से रहते हैं, हवा के पार्टिकल के अंदर ये मान लीजिए कि इस तरह से गोल गोल हम लोग जो दिखा रहे हैं ये हवा है ना? और इसके अंदर ये वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। तो यहाँ क्या है? तो द्रव के जो कण है वो गैस के अंदर है ना? तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो द्रव है वो किसके अंदर है? गैस के अंदर है। तो गैस में द्रव बोल सकते हैं, गैस में द्रव। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन वाला है, उसी बेस पे है ना?
वायु एक समांगी विलयन है। वायु कैसा विलयन है बच्चों? वायु एक समांगी विलयन है। बिल्कुल सही बात बोला है ना। वायु क्या होता है? समांगी विलयन होता है। उसको आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। समांगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें समान रूप से मिश्रित रहती है। ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है ना। और हम लोग बोल सकते हैं ये आर जो है ए की सही व्याख्या करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, इसके बाद का जो टॉपिक आएगा ये तो हम लोग कर लिए थे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है सांद्रता। सांद्रता, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है ना। तो किसी बिलियन में, है ना, याद रखना है इसको। अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलय या विलायक की मात्रा को उस बिलियन की क्या कहेंगे हम लोग? सांद्रता कहेंगे। एकदम शॉर्ट में लिखा जा रहा है। उस बिलियन की क्या कहेंगे? सांद्रता कहते हैं। उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं, है ना। किसी भी बिलियन में विलायक की मात्रा या विलय की मात्रा जो भी होती है उसे क्या करते हैं? उस बिलियन का हम लोग क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। ठीक है। अब इस सांद्रता को आपको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा यूनिट है ना। सांद्रता को अगर एक्सप्रेस करना है, सांद्रता को अगर अभिव्यक्त करना है, तो इसके लिए बहुत सारे यूनिट होते हैं। करने की विधि, और यहीं से आपका क्वेश्चंस वगैरह जो बनता है। जैसे अगर हम लोग पहला बात कर दें हम लोग, तो पहला हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इसको W/W भी बोलते हैं, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जो होगा वो हम लोग बोल सकते हैं आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या है कि दोनों का दोनों वॉल्यूम है। ठीक है। तीसरा अगर बोले हम लोग तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब इसको क्या बोलेंगे? W/V प्रतिशत, है ना। इसके बाद अगर चौथा की बात की जाए, चौथा की अगर बात की जाए तो चौथा क्या हो सकता है? तो चौथा हो सकता है आपका मोलरता। पांचवा अगर बात करेंगे तो पांचवा क्या हो सकता है? मोललता। छठा अगर बात करेंगे तो छठा क्या हो सकता है? तो छठा आपका बोल सकते हैं ना मोल अंश। छठा क्या बोलेंगे? मोल अंश। अगर सातवां की बात की जाए, है ना, सातवां की बात की जाए तो क्या हो सकता है? पार्ट्स पर मिलियन। आठवां की बात की जाए तो ये क्या हो सकता है? पार्ट्स पर बिलियन। नौवां की बात की जाए तो क्या हो सकता है? नॉर्मलता। अगर 10वां की बात की जाए तो क्या हो सकता है? फॉर्मलता। इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो? सांद्रता को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इतना तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब क्या है आपको याद रखना। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत का मतलब 100 भाग, है ना। प्रतिशत का मतलब कितना भाग? तो प्रतिशत का मतलब याद रखना 100 भाग होता है। पहला हम लोग क्या बात करेंगे? पहला हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। शॉर्ट में अगर लिखना है तो W/W। ये क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली क्या करते हैं हम लोग बच्चों, इस तरह के बिलियन में हम लोग क्या करते हैं? बिलियन के 100 ग्राम में बात करते हैं। बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित जो भी आपका विलय के, है ना, विलय के ग्राम की जो संख्या होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब सिंपल सा आपको याद रखना है, ये द्रव्यमान कहने का मतलब है, द्रव्यमान याद रखना है, ये बेसिकली आपको ठोस के लिए रिप्रेजेंट करता है ना। ठोस को हम लोग वजन करके नापते हैं, है ना। तो एक तरह का ये ठोस ठोस का बिलियन है ना। तो बोल सकते हो आप यह ठोस बिलियन को
सामान्यतः प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि ठोस को ही हम लोग ग्राम में वजन कर सकते हैं, है ना। लिक्विड के लिए तो वॉल्यूम आएगा। अब इसका फॉर्मूला है बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत का एक फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग, देखिए W/W अगर निकालना है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जो निकालेंगे, ये हम लोग अगर नहीं लिख रहे हैं मतलब मान के चलना है विलय के लिए निकाल रहे हैं ना, तो विलय का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा आपका बिलियन का द्रव्यमान, है ना। विलय का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, बिलियन का द्रव्यमान। और कितने भागों में बात करता है ये बात करता है 100 भागों। ठीक है, 100 भागों में बात करता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिलियन, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, क्योंकि बिलियन आपको याद रखना है 100 ग्राम भाग इसी 100, बिलियन का हम लोग हमेशा बात करेंगे 100 ग्राम में, ना। तो नीचे हमेशा बिलियन रहेगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा, बिलियन रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आपको याद रखना और एक चीज है ना, विलय के लिए हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे और विलायक के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, विलय के लिए आपको याद रखना है कि विलय के लिए हम लोग यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलय के लिए, सॉल्यूट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बी यूज करेंगे ना। सॉल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पे W मतलब हो गया द्रव्यमान, है ना, और WB अगर लिख दिया मतलब विलय का द्रव्यमान हो गया आगे, क्योंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। और बिलियन का द्रव्यमान के लिए आप याद रखो WS, S का मतलब याद रखना ना, S मतलब हो गया बिलियन। ठीक है, A फॉर विलायक, B फॉर विलय, S फॉर बिलियन। ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। A फॉर विलायक, B फॉर विलय और S फॉर बिलियन। तो WB बटा WS गुना क्या हो गया 100। ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो गया एक तरह का। ठीक है, ये किसके लिए निकाले हम लोग, तो W/W परसेंट निकाले, किसके लिए हम लोग निकाले, तो ये निकाले हम लोग विलय के लिए। अगर विलायक का निकालना है तो सर, है ना, तो विलायक का अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो W/W परसेंट अगर हमको विलायक के लिए चाहिए, ए के लिए चाहिए, तो ऊपर में क्या कर देना है आपको, WA कर देना है, और नीचे क्या रहेगा, WS रहेगा, इंटू क्या कर देना है 100 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत का। जैसे इसको अब समझिए, है ना, जैसे अगर हम बोले कहीं पे 10% NaCl एक्वस बिलियन, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब आप बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। 10% अगर बोला जाए NaCl एक्वस बिलियन, और यहाँ पे बोल देगा आपको 10% ये है W/W, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये बोल क्या रहा है कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl जो है ये आपका 90 ग्राम जल के साथ घुला हुआ है। या फिर हम लोग बोलेंगे इसको कि 10 ग्राम जो NaCl की मात्रा है वो आपका 100 ग्राम बिलियन में घुला हुआ है। इसका मतलब आपको ये समझना है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे आपको इसी तरह से बनाने, है ना, वहां पे इसी तरह से बनेगा सारी चीजें। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ना, नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरा नंबर अगर बात करते हैं, वो कौन सा होगा बच्चों, वो हो गया आपका आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, है ना, वॉल्यूम प्रतिशत। ये क्या होगा, तो ये बात करेगा 100 ml बिलियन में, कितना बिलियन में, 100 ml का बिलियन में विलय के, है ना, विलय के ml में आयतन की संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला आपको लिखना है V/V% अगर लिखना है विलय के लिए, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो VB करेंगे यहाँ पे, अब बच्चा नीचे क्या करेंगे VS और गुना कर देंगे 100, जिस तरह से वहां निकाले तो उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे, ये बन गया।
अगर हम लोग विलायक के लिए बोलेंगे तो विलायक के लिए भी सेम उसी तरह से होगा। विलायक का सिंबल क्या था, ए था, है ना, तो वी ए नीचे हो जाएगा वी एस और यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको ऐसे बोल दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया कि 10 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 ml ले लेते हैं हम लोग, या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ले लेते हैं, चलिए ज़्यादा बढ़ा के ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, बोला जाए कि 20 ml अल्कोहल को 20 ml अल्कोहल को जब 180 ml जल में मिलाया गया तो विलय का या विलय की V/V प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन मान लिया जब दे दिया जाए तो कैसे इसको आप सॉल्व आउट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज दिया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको दिया है कि 20 ml अल्कोहल को 180 ml जल में मिलाया गया, है ना। तो यहाँ पे आपको दे दिया है बी दिया हुआ है। बी का मतलब मैं फिर से बता दूं, बी का मतलब होता है विलय, और विलय इसको बोलते हैं जो कम मात्रा में। देखिए यहाँ पे 20 ml जो है ये कम मात्रा में, 180 ml ये जो है ये ज्यादा मात्रा में, तो ये बन जाएगा विलायक और ये बन जाएगा विलय, ठीक है। तो बी कितना हो गया 20 ml और ए कितना हो गया बच्चों, ए हो जाएगा 180 ml, है ना। और अगर एस की बात करेंगे तो दोनों का आप जोड़ दीजिए, कितना ml हो जाएगा 200 ml। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल दो, है ना। V/V प्रतिशत किसका निकालना है हमको, बी का निकालना है। बी मतलब विलय का निकालना है, तो क्या हो जाएगा VB/VS गुना 100। इस तरह के क्वेश्चन आपके अगर रहेंगे तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बन जानी चाहिए आपसे, उम्मीद तो यही है ना, बन जाएगा। तो ये 100 दो बार में कट जाएगा, कितना प्रतिशत आ गया, तो ये आपका आ गया 10%, ठीक है, 10% आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्या हो सकता है, द्रव्यमान आयतन, है ना। तीसरा नंबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको अगर हम लोग बोले तो W/V प्रतिशत, है ना। ये क्या होता है W/V प्रतिशत, किसको, कितने बच्चे को आगे बताइए ना। W/V प्रतिशत किसको बोलेंगे आप, तो यहाँ पे उसी तरह से होगा बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, 100 ml, है ना, कितना ml लेंगे हम लोग, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, है ना, घुले हुए या उपस्थित बोल सकते हैं हम लोग, घुले हुए विलय का या विलय की द्रव्यमान में मात्रा को बोलते हैं, है ना। द्रव्यमान में यानी ग्राम में बोल सकते हो, ग्राम में मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन बोला इस तरह से या एग्जाम्पल आपको बोला कि 15%, है ना, 15% बोला W/V, 15% W/V, और बोला यहाँ पे NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब आपको यह समझना है कि 15 ग्राम NaCl कितने में, तो 100 ml बिलियन में घुला हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप ऑफलाइन चला गया था नहीं। हेलो 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 बच्चों, चला गया था नहीं। हेलो 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 बच्चों, चलिए आ गया ऑडियो, ठीक है। चलिए आ गया ऑडियो, ठीक है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे बच्चों
मोलरता के बारे में ना। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे बच्चों मोलरता किसको बोलेंगे, तो याद रखना इसको, है ना। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है मोलरता के बारे में। किसी बिलियन में, है ना, किसी बिलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर भी हो सकता है, या आप इसको ऐसे बोल कर सकते हो 1000 ml, है ना, या फिर यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, मोलरता कहते हैं। विलय के मोल की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, मोलरता कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे इसका अगर हम लोग बोले, इसे हम लोग याद रखना है, इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसका हम लोग याद रखना है, इकाई जो होगी वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला पे बात करें इसका, तो कैपिटल M बराबर क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, नीचे हो जाएगा बिलियन का आयतन, नीचे हो जाएगा बिलियन का आयतन, वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। अब विलय के मोल की संख्या का सिंबल आपको याद रखना है, एनबी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, इस तरह से लिखना है आपको, गणितीय रूप, एनबी बटा वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में, ठीक है। इसी को और अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी विलय के मोल की संख्या कैसे निकालते, तो आपको पता होगा, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, WB बटा MB हो गया। और अगर गलती से वॉल्यूम अगर आपको क्वेश्चन में ml में दिया है, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की क्या निकालिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 5 ग्राम जो NaOH दिया गया है, ध्यान से देखिए आप, ये 5 ग्राम NaOH है, ये क्या है, ये आपका हो गया विलय, विलय का दिया गया द्रव्यमान। और ये 250 ml बिलियन बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये आपको दे दिया वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, कितना दे दिया है, 250 ml दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला, फार्मूला में आपको क्या था, तो फार्मूला भी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये फार्मूला आपको याद रखना है, M बराबर WB बटा MB, वॉल्यूम अगर ml में दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 1000 से आपको डिवाइड करना है। अब इस फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है आपको, WB दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ, देखिए WB दिया है 5 ग्राम, है ना, तो आप वही लिखिएगा, WB कितना ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। WB कितना ग्राम, 5 ग्राम। उसके बाद हम लोग को और किसका जरूरत पड़ेगा, MB। MB क्या है बच्चों, MB हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मोलर द्रव्यमान होता है विलय का, है ना। विलय यहाँ पे कौन है, NaOH है। NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 40 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया, तो WB हो गया, MB हो गया, वॉल्यूम आपका ml में दिया हुआ है ना, वॉल्यूम भी आपको दिया है क्वेश्चन में, तो इस फॉर्मूला में लगाइए और आंसर पाइए, है ना, फॉर्मूला में लगाइए, आंसर पाइए। देखिए ध्यान से, 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 40, गुना यहाँ पे हो जाएगा 250, और ऊपर कर देने आपको 1000। अब ये आपका क्या होगा, 4 बार में तो यहाँ कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब नीचे आ गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 मोल प्रति लीटर, आंसर,
ठीक है, 0.5 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया ये, है ना। सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? एक क्वेश्चन आपका ये है ना, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, बनाइए। मोलरता की इकाई क्या होती है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना, मोलरता की इकाई क्या होगी बताइए, जितने बच्चे जुड़े हो बताओ क्या होगा। मोल प्रति केजी बताया था मैंने, मोल पर लीटर बताया था, ग्राम प्रति लीटर बताया था, या परसेंटेज W/W बताया था? क्या इकाई था इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बताइए? मोल प्रति लीटर होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोल प्रति लीटर बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद कर लो। और कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है? चलिए ये वाला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान पर निर्भर नहीं करता है ना? तो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके लिए आपको याद रखना है कि जिसका भी, है ना, जो भी वॉल्यूम पे बात करेगा, नीचे नीचे इसका याद रखना, वॉल्यूम पे बात करेगा, यानी नीचे अगर आयतन आ गया तो वो टेम्परेचर यानी तापमान पर निर्भर करता है। तो ये चीज अभी हम लोग, आपने इसे पढ़ रखा है, तापमान पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग अभी मोलरिटी पढ़े है ना, मोलरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोलों की संख्या, वॉल्यूम में बात किए थे, है ना। तो मोलरता तो निर्भर करता है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नॉर्मलता आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, आपने इसे पढ़ रखा होगा, ये भी आपका वॉल्यूम पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आयतन प्रतिशत नीचे वॉल्यूम ही आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसी का और एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। अगर सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है, क्या बोलते हैं हम लोग? M1V1 बराबर M2V2 बोलते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी एक सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये करेंगे हम लोग। दूसरा इसी से जुड़ा और एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 बिलियन को अगर हम लोग डालते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला आएगा, 2 बिलियन को मिलाने पे तीसरा बिलियन बन गया, तो वहां पे अगर आपको फॉर्मूला निकालना है ना, M3 अगर निकालना है तो क्या करेंगे? M1V1 प्लस M2V2, और यहाँ पे क्या कर देना आपको? V3 कर देना। तो ये फॉर्मूला कब आएगा, कब हम लोग निकालेंगे? जब कभी भी 2 बिलियन मिलाने के बाद, है ना, दोनों का मोलरता अलग अलग होगा, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया था, एक ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पे लिख देना है ये तापमान पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। सारे बच्चों को समझ में आया? तो ये मोलरता का हो गया। सारे बच्चे इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, तो आएगा कौन सा? मोललता, है ना। कौन सा आएगा बच्चों? मोललता आएगा। मोललता किसको बोलेंगे? देखिए मोललता समझते हैं। मोललता, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोललिटी। सिंबल क्या होगा इसका? छोटा एम होता है, याद रखना। बड़ा एम जो होगा वो मोलरता का, और छोटा एम जो होगा मोललता, लता और रता, ठीक है। ल और र में अंतर है, दोनों पे ध्यान देना है। इसका अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये बात क्या करता है, किसी बिलियन में, है ना, किसी बिलियन में विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? को मोललता कहते हैं, को मोललता कहते, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना? प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलय के मोलों की, है ना, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? तो मोललता कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज डेफिनेशन तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, एन बी बटा क्या लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू ए। किस में लिखेंगे? केजी में लिखते हैं। ठीक है, एन बी बटा डब्ल्यू ए, केजी में बात करेंगे यहाँ पे। एन बी क्या बोलेंगे बच्चों? डब्ल्यू बी बटा एम बी। डब्ल्यू ए अगर ग्राम में रहेगा तो ऊपर उसी तरह से यहाँ पे क्या चल जाएगा बच्चों? 1000 चला जाता है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इसकी इकाई बात की जाए तो क्या होगी? इसकी इकाई जो होती है, याद रखना है, इसकी इकाई जो होगी वो क्या होगा? मोल प्रति केजी होगा। मोल प्रति केजी होगा। यह क्या तापमान पर निर्भर करेगा? तो इसको ध्यान देना है। इसके नीचे जो बात करें हम लोग, ये केजी में बात करें, द्रव्यमान आ रहा है, तो याद रखना यह तापमान पर निर्भर नहीं करता। यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ओके, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? अब इससे जुड़ा हुआ आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे, 1 मोल विलय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी, है ना? बताइए, सारे बच्चे ट्राई करके बताओ। 1 मोल विलय को अगर हम लोग 1 किलोग्राम विलायक में घोलेंगे तो विलयन की मोललता क्या होगी? सारे बच्चे ट्राई करके बताओ। आपको निकालना है मोललता। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलय, है ना, विलय के मोल की संख्या। और यहाँ विलयन का आयतन किसमें बात किया गया है? किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, है ना। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है 1 मोल विलय, है ना। 1 मोल विलय कहने का मतलब आपको एनबी दे दिया है 1 मोल, और यहाँ पे आपको द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान भी दे दिया है, यानी डब्ल्यू ए भी दे दिया है। कितना है? 1 केजी ही है ना। तो मतलब ऊपर में 1 मोल है, नीचे आपका 1 केजी है ना। तो आंसर क्या आएगा? 1 मोल प्रति केजी। 1 मोल प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बना लिए थे हम लोग। ये क्वेश्चन बनाइए, है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो मोललता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है, कितना है? 180 ग्राम जल में घोला गया। तो मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया विलय, और ये 180 ग्राम जल मतलब क्या हो गया? ये हो गया विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान दिया है 180 ग्राम, और विलय का द्रव्यमान दिया है 18 ग्राम, है ना। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डब्ल्यू बी बोलते हैं। डब्ल्यू बी आपको दिया है 18 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान आपको डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना? विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना? 180 ग्राम। फॉर्मूला अगर आपको याद है बच्चों, मोललिटी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? एन बी बटा डब्ल्यू ए, ये नहीं पढ़े थे हम लोग 1 केजी में? इसी को हम लोग और एक्सटेंड किए तो डब्ल्यू बी बटा एम बी आया था। डब्ल्यू ए अगर ग्राम में है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देते। यही किए थे सारा चीज, है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे आपको लाना है। डब्ल्यू बी दे दिया है, डब्ल्यू ए दे दिया है ना। डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए दे दिया, आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आपको मोलर मास निकालना होगा। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, है ना, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, जिसका सिंबल क्या होता है? एम बी बोलते हैं ना। ये आप फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला हो गया। 12 गुना कार्बन, 1 मिनट, 12 लिख दिया है ना, 6 होना चाहिए। कार्बन कितना है? 6 है ना। कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। 6 गुना कार्बन, 12 गुना हाइड्रोजन, और 6 गुना ऑक्सीजन। तो 12 गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16। तो इस तरह से कितना हो गया? सारे बच्चे बताएंगे। 12 छक हो गया 72,
+12 +96, ये सारे को ऐड कीजिए। 6 2 8 तो 10, 9 1 10 और 7 17 और 1 18, 180 ग्राम आएगा, 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर देने, है ना। m बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, एन बी कितना निकाले हम लोग, 18/180 हो गया। और यहाँ पे फिर से 180 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। सही है। अब इसको क्या करना है, आपको तोड़ देना। 18 दहाई हो जाएगा, 10 बार में खत्म, ये आपका खत्म, ये खत्म, मतलब कितना आ रहा है 10/18, मतलब 2 पचे 10, 2 9 18, तो 5/9, 5/9 मतलब कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, इतना यूनिट हो जाएगा मोल प्रति केजी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। सारे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इथेनॉल का मोल अंश। ये तो टॉपिक पढ़ने के बाद क्लियर होगा, तो हम लोग टॉपिक पे फिर से जाते हैं। ठीक है, मोलरता हो गया, मोललता हो गया। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो मोल अंश पढ़ लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल अंश किसको बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे बच्चों, याद रखना है, किसी बिलियन का, है ना, किसी बिलियन में किसी अवयव के मोल तथा बिलियन के कुल मोल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश। मोल अंश कहते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको काई पढ़ते हैं, इसे काई से, काई बोलते हैं इसको, इसे काई से प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स बी बराबर, अगर हम लोग विलय का मोल निकाल रहे हैं, एन बी बटा क्या करते हैं हम लोग, एन ए प्लस एन बी, है ना। और अगर हम लोग एक्स से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर द्विअंगी विलयन है ना, कौन सा विलयन है बच्चों, द्विअंगी विलयन होगा, तो द्विअंगी विलयन के लिए आपको याद रखना है एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी का मान हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। एक्स से मतलब काई है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसकी अगर इकाई की बात की जाए, है ना, तो इसको याद रखना है, इसका कोई इकाई नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका कोई इकाई नहीं होता ना, तो मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जो आगे हम लोग को क्वेश्चन मिला था यहाँ पे। ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन को, 46 ग्राम इथेनॉल है, वो 54 ग्राम जल में मिलाया गया। तो 46 ग्राम है, तो 46 ग्राम चूंकि कम है ना, तो कम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलय। और 54 ग्राम जल है, 54 ग्राम जल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलायक। ठीक है, तो हमको विलय और विलायक मिल गया। ठीक है, विलय और विलायक मिल गया, दोनों का द्रव्यमान मिल गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग, तो आप चाहो तो इस तरह का कॉलम बना के भी बना सकते हो। एक तरफ साइड लिख लो विलय, एक तरफ लिख लो विलायक, और एक तरफ लिख लो विलय, विलियन, है ना। विलय कौन है आपको पता चल गया, इथेनॉल है, इथेनॉल है। विलायक कौन है, तो विलायक आपका जल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और विलियन ये दोनों का मिक्सर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू भी दिया है बच्चों, डब्ल्यू भी कितना ग्राम दिया है, 46 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, C2H5OH, है ना,
इसका जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कितना होगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 5 हाइड्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन का कितना 16 और 1 17 कर दीजिए डायरेक्ट, तो 24 5 29 और 7 36 और 10 46 ग्राम हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, ये आपका विलय का मोलर द्रव्यमान निकल गया इथेनॉल का। ठीक है, अब यहीं पे आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, विलय के मोल की संख्या निकालो, फॉर्मूला क्या पढ़े, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, WB बटा MB, यही तो पढ़े हम लोग फॉर्मूला। तो WB कितना हो गया, WB हो गया 46 बटा 46, मतलब कितना मोल आ गया, तो सर 1 मोल आया, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आ गया कि जो विलय का जो मोल है वो 1 मोल है, कितना मोल है, 1 मोल है। उसी तरह जल का मोल निकाल लीजिए, जल का दिया गया द्रव्यमान कितना है बच्चों, जल का दिया गया द्रव्यमान हो गया 54, है ना, तो उसको WA लिखेंगे, WA बराबर 54 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो सारे बच्चे को फॉर्मूला याद है तो आसानी से निकाल सकते हैं। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, है ना, 16 2 कितना हो गया 18 ग्राम। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए Na, है ना, Na निकालेंगे तो क्या होगा, तो 54 बटा 18, ठीक है, 54 बटा 18, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 2 तिया 6, मतलब Na का मोल कितना आ गया, 3 मोल आ गया। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बिलियन का मोल निकाल दे तो और आसान हो जाएगा, Na प्लस NB, Na प्लस NB का वैल्यू कितना आ गया, तो Na का मोल कितना था, 3 मोल था, NB का मोल 1 था, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 मोल हो गया। अब यहाँ पे आपको जिसका क्या बोला गया था, इथेनॉल का मोल अंश निकालिए, है ना, तो इथेनॉल का मोल अंश निकालिए, मतलब काई आपको बी निकालना है। काई बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, NB बटा NS कर दो, NS का मतलब वही Na प्लस NB आप कर सकते हो, है ना, ऐसे। तो NB का कितना मोल आया है, NB का मोल आया है 1 मोल, तो 1 अब बटा कितना हो गया 4, 1 बटा 4 का मतलब कितना हो गया 0.25 इन होगा, 0.25 आंसर। ठीक है, 0.25 आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका मेन जो टॉपिक है हम लोग पढ़ लिए, मेन जो सांद्रता की इकाई को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ लिए, मोलंस भी खत्म हो गया। इसके बाद PPM को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, PPM PPB को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। PPM, है ना, PPM क्या है बच्चों, ये आपका बात करता है 10 के पावर 6 भाग में, 10 के पावर 6 भाग में कितना आपका विलय की संख्या है ना, विलय के हो सकता है वहां ग्राम हो या ml में, ना, जो मात्रा होगा उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से होगा। PPM का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, मतलब आप ऐसे लिख लो, है ना, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान या आयतन जो भी है, बटा यहाँ पे क्या कर देना है, विलियन का द्रव्यमान, यहाँ गुना 10 के पावर 6। द्रव्यमान की जगह आप आयतन भी हो सकता है, भी हो सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है ना। तो ये PPM हो गया। ये बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो इसका यूज जो किया जाता है, याद रखना, बहुत सारे जो बहुत तनु विलियन होता है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसके लिए यूज करेंगे। जैसे जैसे आप बोल सकते हो कहाँ पे, जैसे आप बोल सकते हो कि सर जो पेय जल होता है ना, जो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर होता है, उस ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारा पॉल्यूटेंट को निकालने के लिए, प्रदूषक को निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना कार्बोनेट है, कितना नाइट्रेट है, ये सब सारा चीज को निकालने के लिए हम लोग PPM का यूज करते हैं। इसके अलावा आप हवा में प्रदूषक को निकालने के लिए कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा जो डाइल्यूट रहता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग PPB, है ना। ये सारा चीज सेम रहेगा, और यहाँ पे 10 के पावर वो कितना बात करेगा, 10 के पावर 9 पार्ट पे बात करता है, वो बिलियन पे बात करता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना था हम लोग को, नॉर्मलता, है ना। नॉर्मलता किसको बोलते हैं, तो याद रखना, ये ग्राम इक्विवेलेंट द्रव्यमान पे बात करता है। ग्राम इक्विवेलेंट द्रव्यमान जो होगा विलय का, और नीचे वही चीज रहेगा, यहाँ पे बिलियन का आयतन रहेगा, बिलियन का आयतन रहता है। ठीक है, बिलियन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में लेना रहता है। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो। नॉर्मलिटी, जब भी आपको नॉर्मलता निकालने बोलो, आप सबसे पहले मोलरिटी निकाल लीजिए, और फिर क्या कीजिए, n फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n गुणांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब n गुणांक क्या होता है, ये आपको निकालने आना चाहिए। n गुणांक कैसे निकालते हैं बच्चों लोग, n गुणांक जब कभी भी निकालना होता है, मान लीजिए HCl के लिए पूछा, तो आपको देखना यहाँ पे कितना H प्लस रिलीज करेगा, 1 करेगा, तो इसके लिए n फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 है ना, एसिड के लिए,
तो ये कितना H बनाएगा, तो ये बनाएगा 2, है ना, तो इसके लिए N गुणांक 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आसानी से मोलरिटी निकाल लीजिए, N फैक्टर से गुना कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन गया, याद रखना इस पर। अगर मान लीजिए कोई बेस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, क्षार है, इस क्षार के लिए निकालना है तो कितना होगा, कितना OH बनेगा यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट है ना, कैल्शियम सल्फेट है, तो सॉल्ट, ये सॉल्ट के लिए क्या करना है, तो सॉल्ट के लिए आप क्या करो, इस पे चार्ज देख लो, कैल्शियम पे या सल्फेट पे, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, NaCl रहेगा तो NaCl के लिए कितना होगा, NaCl पे सोडियम पे कितना चार्ज होता है, सोडियम का वैलेंसी कितना, 1 होता है ना, तो इस तरह से वैलेंसी 1 है तो चार्ज भी 1 होगा। एटम के लिए हम लोग वैलेंसी चेक करते हैं, तो इस तरह से नॉर्मलता भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हम लोग सारा टॉपिक जो है सांद्रता से रिलेटेड हम लोग खत्म कर लिए। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा किससे जुड़ा हुआ बच्चों, इसके बाद आएगा विलेयता से, है ना। विलेयता किसको बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे बच्चों, समझना इसको। विलेयता किसको बोलते हैं, तो विलेयता आपको समझना है किसी भी विलयन में, किसी विलयन में स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा दाब पर जो विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, है ना, विलय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं, उस विलयन की विलेयता कहते हैं, है ना। स्थिर ताप पर जितना भी मैक्सिमम घुल जाए सॉलिड, उसको बोलते हैं विलेयता। अब विलेयता को क्या प्रभावित करने वाला कारक भी है, एकदम है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है कि विलेयता को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक जो होगा, इसमें कौन कौन सा चीज आएगा, समझिए इसको। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तापमान, तो तापमान वाले, टेम्परेचर वाले केस में आपको देखना है, टेम्परेचर वाला जो केस होगा, तापमान वाला केस में देखना पड़ेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर जनरली बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर अगर यानी तापमान को अगर बढ़ाते हैं तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन ये विलेयता किसकी बढ़ती है, याद रखना इसको, विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये उस तरह के अभिक्रियाओं के लिए बढ़ेगा जो बेसिकली क्या है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं में, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होगी वो कैसी होंगी, तो जो उष्मा शोषी होगी, जो क्या हो, उष्मा शोषी हो, है ना। उस तरह की अभिक्रियाओं में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, है ना। उष्मा शोषी मतलब जिसको हीट चाहिए उसको अगर आप हीट दे रहे हो तो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जहां पे उष्मा ऑलरेडी रिलीज हो रहा है ना, जैसे उष्मा रिलीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए जब कभी भी हम लोग किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलते हैं ना, गैस को जब कभी भी किसी लिक्विड में घोलेंगे, किसी द्रव में घोलते हैं, तो ये अभिक्रिया बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये अभिक्रिया होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको उष्मा क्षेपी। अगर इस केस में आप जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे उल्टा हो जाएगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में याद रखना है, इसमें तापमान आपको नहीं बढ़ाना है। इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता आपका घट जाएगा, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैस को कभी किसी लिक्विड में डालेंगे, वहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस तो पहले से भागना चाहता है, वो और भाग जाएगा जल्दी, है ना। जैसे आप इस चीज को देखे होगे, कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह जो रहता है, कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह में अगर आप कभी भी इसको जब खोलते होगे तो देखते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये लिक्विड है, इतना दूर तक आपका लिक्विड है, और इसके अंदर मान लिया जाए कि ये सब गैस कुछ भरे हुए, ये सब गैस भरे हुए, तो जैसे ढक्कन तुम खोलोगे ये गैस बाहर निकल जाता है। और इसमें क्या करो, तुम टेम्परेचर को और बढ़ा दो, इसको और बोतल को गर्म कर दोगे तो और जल्दी इसका इसका क्या बढ़ जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो और मॉलिक्यूल जल्दी स्पीड भागेगा, है ना। तो तापमान बढ़ाने से याद रखना, कौन सी अभिक्रियाएं में विलेयता बढ़ेगी, जब अभिक्रिया कैसी हो, उष्मा शोषी हो, यानी वो रिएक्शन जो होगा जिसमें उष्मा लगेगा और तुम दूष्मा दे रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो बोलते हैं हम लोग
विलय और विलायक की प्रकृति भी होता है, विलय और विलायक की प्रकृति भी होता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि नमक है, ये नमक पानी में घुलना पसंद करता है, नमक जो है ये पानी में घुल जाता है, पानी में आसानी से घुलेगा। लेकिन इसी नमक को अगर हम लोग क्या करें, इसी नमक को अगर हम लोग घोलने जाएं, किसमें, बेंजीन में अगर घोलना चाहें, तो आसानी से नहीं घुलेगा, आसानी से नहीं घुलेगा। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो ये नमक जो है ये आपका याद रखना, ये ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय पदार्थ है, और ये क्या है, ये आपका अध्रुवीय है। तो यहाँ केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में कंसेप्ट चलता है कि जो जैसा है उसकी दोस्ती उसी तरह से होगी, है ना, जो जिस तरह का आदमी है उसका दोस्ती उसी तरह से होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक बोलते हैं इसको। जो जिस नेचर का है उसकी दोस्ती उसी तरह के लोगों से होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय। जैसे NaCl क्या था, ये था आपका ध्रुवीय पदार्थ, और ये क्या था, ये भी आपका ध्रुवीय था। तो ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुल गया, है ना, ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुल गया। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये विलय और विलायक की प्रकृति भी आपको याद रखना है। तीसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो दाब का प्रभाव जो अगर हम लोग बात करें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अगर मान लिया जाए कि अभिक्रिया अगर हो जा रहा है, अभिक्रिया अगर हो जा रहा है, तो वहां पर अभिक्रिया हो जाने पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सॉल्यूशन या विलयन में अगर बात करें हम लोग, तो दाब का कोई ज्यादा उस तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी किसी गैस को अगर हम लोग घोल रहे हैं, गैस को लिक्विड में घोलते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आएगा हेनरी का नियम, ठीक है। जब किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है, तब यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी का नियम। जो पढ़ना है पूरे अच्छे ढंग से पढ़ना है, हेनरी का नियम, ठीक है। चलिए हेनरी के नियम पे हम लोग आते हैं। हेनरी का नियम, अब हेनरी का नियम क्या बोला है, ध्यान से समझिए चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन इसी से बनता है। हेनरीज का लॉ, हेनरीज का लॉ क्या बोलेगा कि जब कभी भी आप ताप को अगर स्थिर रखते हैं, ताप स्थिर होने पर, ताप स्थिर होने पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ज्यादा वो गैस घुलेगा, ऐसा बोलता है हेनरी का नियम, है ना। घुलनशीलता को हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, ये मोल यानी मोल प्रभाज मोल अंश से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप याद रखना, ताप को बढ़ाना नहीं है, ताप स्थिर रहेगा। और द्रव में हम लोग किसको घोल रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, द्रव में गैस के, है ना। तो बोला जाता है कि यहाँ पे जो आंशिक दाब आप लगाइएगा, ये जो दाब लगा रहे हैं आप, ये आपका विलेयता का, ये क्या है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, है ना। किसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों, गैस की विलेयता, है ना। गैस की विलेयता को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो गैस की विलेयता को हम लोग मोल प्रभाज से दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख रहे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। विलेयता मतलब वही है ना। तो विलेयता को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, मोल प्रभाज से। तो यहाँ पे इसको अगर आप तोड़िएगा, गैस की विलेयता को मोल प्रभाज से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, P बराबर जो आएगा KH इंटू एक्स आएगा। जहां क्या है, तो जहां आपको याद रखना है, जहां P जो है, P जो हो गया ये आपका अप्लाइड प्रेशर हो गया, मतलब जो हम लोग बाहरी दबाव लगाए हैं, बाहरी जो दबाव लगाया गया है उसको बोल रहे हैं हम लोग P।
और KH क्या है, तो KH आपका हो गया हेनरी स्थिरांक, KH हो गया हेनरी स्थिरांक। और अगर X बोले हम लोग या इकाई बोल रहे, ये क्या है, तो गैस की विलेयता समझ सकते हो, गैस की विलेयता। ठीक है, इतना सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, गैस की विलेयता। अब यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, है ना। अब आपका एक पूछता है KH अगर बात करें हम लोग और विलेयता का बात करें, रिश्ता दोनों का बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़े क्या अभी, P बराबर पढ़े हमने, P बराबर हमने पढ़ा, P बराबर KH इंटू एक्स पढ़ा, ये ना पढ़ा। KH बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, तो P अपॉन एक्स बोलते हैं, है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है, अलग अलग KH का मान दे देगा और बोलेगा किसकी सॉल्विटी जाता है। तो पहले आप सब देखिए यहाँ पे, अगर किसी का KH का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, तो उसकी विलेयता क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों का रिश्ता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, KH और सॉल्विटी का रिश्ता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी का KH का मान ज्यादा होगा तो आपकी सॉल्विटी वहां पे कम होगा, यानी मोल फ्रैक्शन का मान भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज का याद रखना है आपको, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। अब ये हो गया सारा का हेनरी का नियम, आपको यही समझना है। अब हेनरी का नियम का हम लोग कुछ अनुप्रयोग बात करते हैं। हेनरी के नियम का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहला तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हम लोग जो गैस भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, है ना, जो बोलते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं पेय पदार्थ में, पीने वाले पदार्थों में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरते हैं, वो हेनरी का नियम का यूज करके ही भरते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकल जाता है ना। तो पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो फिल किया जाता है, उसमें करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में। दूसरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर पर्वतारोही, है ना, पर्वतारोही गैस सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ऑक्सीजन को ले जाने के क्रम में मतलब क्या कहानी है, तो जैसे इसको बताया गया था, ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग में, या ऊंचा अगर स्थान पर अगर कभी भी आप जाओगे, तो याद रखना है कि ऊपर जाने से प्रेशर जो होता है बच्चों, प्रेशर जो होता है वो घटता है ना, प्रेशर घटता है। तो अगर कोई आदमी जो यहाँ से चढ़ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो चूंकि ऊपर में ऑक्सीजन का मात्रा कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम है, और दूसरा चीज, वो ऑक्सीजन हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, वो हमारे बॉडी में कम मात्रा में जाएगा। और जैसे ही कम मात्रा में जाएगा, तो हम लोग को दिक्कत होगी। किस चीज में दिक्कत होगी, सोचने समझने की शक्ति हम लोग की बोलते हैं खत्म हो जाता है उस समय, अगर ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में कम जाएगा, तो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी को वहां पे एक नाम दे दिया गया, इस डिजीज का नाम दे दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनॉक्सिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हम लोग का मेंटल कंफ्यूजन वहां पे उत्पन्न होगा, मेंटली वीक हो जाएंगे हम लोग। ये सारी चीज होता है। दूसरा चीज अगर बात करें हम लोग, स्क्यूबा डाइवर लोग जो होता है, जो तैराकी लोग होता है ना, स्क्यूबा डाइवर का मतलब जो गोताखोर आप समझो, है ना। गोताखोर लोग भी क्या करते हैं, जैसे समुद्र के नीचे वो आते हैं, तो समुद्र के नीचे जाने से आपको याद रखना है, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के साथ या टिश्यू के साथ ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ेगा। लेकिन डाइवर लोग तो यहाँ पे बताया गया था इसको डिटेल में, जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाने से क्या होगा, ये जो गैस जो हमारा फेफड़ा के साथ या टिश्यू के साथ जुड़ता है, वो तो कभी ना कभी तो बबल्स के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। जैसे चीज समझिए, यहाँ पे पहले नीचे जा रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन गैस मान लीजिए, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जुड़ गया हमारे बॉडी के साथ। क्यों जुड़ रहा है, स्ट्रांगली जुड़ रहा है, ज्यादा जुड़ते जा रहा है, क्योंकि नीचे जाने से प्रेशर बढ़ रहा है। और हेनरीज ने क्या बोला, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन गैस हमारे टिश्यू के साथ ज्यादा घुलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ तो
हमेशा के लिए नहीं रहने के लिए जा रहे हैं, हम लोग ऊपर जाएंगे। तो जब जाएंगे ऊपर तो ये गैसेस जो डिजॉल्व होता है ये क्या होगा, फिर निकलना शुरू होगा। जैसे ही निकलेगा तो हमारे बॉडी में वहां पे पेन आता है, और वहां पे उस पेन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को डाइल्यूट कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस के साथ हम लोग क्या करते हैं, हीलियम ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, गैस को डाइल्यूट कर देंगे तो कम जुड़ेगा ऑक्सीजन, है ना, क्वांटिटी उसको कम कर दी हम लोग। अब ये सब नाइट्रोजन गैस हमारे टिश्यू के साथ, बॉडी के साथ उतना अच्छे ढंग से नहीं जुड़ पाएगा, जो हम लोग बोलते हैं ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन अब नहीं, अब वहां पे हीलियम आ गया, हीलियम उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये क्या होगा, उतना पेन नहीं, मतलब जैसे जुड़ गया कोई चीज तो टूटेगा ही नहीं, है ना, जुड़ा ही नहीं तो टूटेगा कहां से। तो इसी को, उस डिजीज का नाम दिया गया है डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, जिसको हम लोग बैंड भी बोलते हैं, बैंड्स, है ना, बैंड्स बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका हेनरी के नियम का उपयोग। इसका एक कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ दोष भी है ना। दोष आपको याद रखना है कि प्रेशर बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज, जो गैसें हम लोग ले रहे हैं ना, जो गैसें हम लोग ले रहे हैं वो किसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेनी चाहिए, है ना। जैसे कि बोला जाता है जैसे NH3 है, अब ये मान लीजिए इस गैस को अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो ये क्या बना देता है बच्चों, ये बना देगा NH4OH बना देगा। अगर मान लिया जाए कि हम लोग CO2 गैस को घोल रहे हैं पानी में, तो ये क्या करेगा, ये आपका बना देगा H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इस तरह का कोई गैस हम लोग को नहीं लेना है जो रासायनिक अभिक्रिया कर जाए, ठीक है। तो इस तरह से गैसेस हम लोग को नहीं लेना है। ये आपका हो गया हेनरी के नियम का सारा पार्ट। इसके बाद हेनरी के नियम के बाद हम लोग को एक नियम पढ़ना है, उसको बोलते हैं लोग रॉल्ट्स का नियम, रॉल्ट्स का नियम, राउल्ट, हिंदी में इसको राउल्ट बोलते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, जैसे ये पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो फोकस करते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पूरा चैप्टर जो है लिक्विड सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग एक चीज पढ़ लिए, गैस का लिक्विड के साथ बिहेवियर को पढ़ लिए, है ना, कि गैस जो है किसी लिक्विड के साथ घुलना नहीं चाहता है ना। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, और तीसरा जो पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है। लिक्विड इन लिक्विड के बारे में पढ़ना है। अब रॉल्ट का नियम क्या बात करता है, तो रॉल्ट का नियम जो बात करता है याद रखना, ये दोनों के बारे में बात करेगा, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करेगा, लिक्विड इन लिक्विड के बारे में बात करेगा। मतलब ये बेसिकली क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी आप लिक्विड को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो उसका जो वाष्प दाब होगा, है ना, वाष्प दाब जो होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब जो होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, है ना। यानी यहाँ पे PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे भी X आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा P नोट इंटू एक्स, जैसे वहाँ KH आया था यहाँ पे P नोट आएगा। अब दोनों में अंतर समझ देखिए, P क्या है यहाँ पे, तो P हो गया आपका वाष्प दाब, है ना, और यह P नोट क्या है, तो शुद्ध, है ना, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का ये हो गया वाष्प दाब। आगे अगर हम लोग बढ़े तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम लोग देख लेते हैं।
अगर मान लिया जाए हम लोग विलायक के लिए बात करते हैं, पीए के बारे में बात करते हैं, तो पीए क्या है, ये आपका हो गया विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर विलय के लिए बात करें हम लोग, तो पीबी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये चीज आपको याद करना है। मतलब सामान्य रूप से अगर आप इसका डिफिनेशन बोलना चाहें, तो सामान्य रूप से इसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। किसी अवयव का, है ना, वाष्प दाब, यदि वो क्या हो, यदि वो वाष्पशील हो तब, है ना। वाष्पशील नहीं होगा तो उसका वाष्प दाब कहाँ से निकलेगा, यदि वो वाष्पशील हो तो किसी अवयव का वाष्प दाब उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, नहीं सॉरी, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपका स्टेटमेंट यही लिखना है, रॉल्स का नियम, ठीक है। रॉल्स का नियम यही बोला गया है। पीए अगर बात करेंगे तो पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स से लिखना है, और अगर पीबी बात करें तो पीबी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट ए और बी जो है वो कैसा है बच्चों, ये वाष्पशील है, मतलब जिसके वाष्प बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा नियम होगा, यहाँ पे एक डॉल्टन्स का भी नियम आता है। डॉल्टन का नियम जैसा कि आपको पता है, ये आंशिक दाब के बारे में बात किए थे। डॉल्टन का नियम बात क्या क्या था कि अगर किसी, है ना, डॉल्टन का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई दो गैस को हम लोग मिला देते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है और यहाँ ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं, है ना, तो जो टोटल प्रेशर जो आएगा यहाँ पे वो किसके कारण आएगा, Pn2 प्लस PO2। उसी तरह से यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे ये गैस के बारे में बात किया था, यहाँ पे हम लोग बात जो करेंगे वो लिक्विड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी जो कुल वाष्प दाब जो आएगा, वो कुल वाष्प दाब जो आना है वो आपका विलायक और विलय दोनों के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो पी ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर हम लोग पढ़ चुके हैं एक चीज, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आगे इस तरह से आएगा, पी टोटल या पी कुल, अगर आप लिखो कुल वाष्प दाब बराबर, तो पी नॉट ए, इसको अगर हम लोग 1 माइनस एक्स बी कर दें, क्योंकि है ना एक्स ए बराबर तो आप लिख ही सकते हैं, एक्स ए बराबर तो लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी तो लिख ही सकते हैं आप, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, है ना। अब दोनों में अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे पी नॉट ए आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, यहाँ पे पी नॉट ए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप एक्स बी, है ना। तो कॉमन जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका पी नॉट ए और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूरा का पूरा बन गया, पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चंस बनेगा, तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका वाष्पशील घटक के लिए। अगर हम लोग बात करें रॉल्ट्स का नियम, है ना, रॉल्ट्स का नियम अवाष्पशील घटक के लिए, अवाष्पशील घटक के लिए, तो ये क्या हो बोलता है, इसमें बोलेगा कि विलयन का जो, है ना, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है।
विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आएगा वो केवल पी के कारण होगा। क्यों? क्योंकि पीबी जो है, ये पीबी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि पीबी जो बोला जा रहा है ये कैसा है, अवाष्पशील है। मतलब अवाष्पशील विलय है। मतलब जैसे कि NaCl है ना, NaCl का तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं बनेगा, तो इसका वाष्पशील ये प्रेशर कहाँ से लगाएगा? NaCl का नहीं बनेगा, KCl का नहीं बनेगा। तो ये सब किस तरह के पदार्थ है बच्चों? ये आपका अवाष्पशील पदार्थ है। मतलब जो कुल वाष्प दाब विलयन का आने वाला है वो किसके कारण आएगा? केवल विलायक के कारण, केवल पानी के कारण आएगा, है ना। तो पी टोटल या कुल जो वाष्प दाब होगा वो हम लोग बोल सकते हैं P नॉट ए इंटू एक्स ए होगा। ये आपको लिखने के लिए एग्जाम में आता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका रॉल्ट का नियम यहाँ पे खत्म होता है। रॉल्ट के नियम खत्म होने के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आदर्श विलयन, है ना। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन किसको बोलेंगे बच्चों? तो याद रखना है वैसा विलयन, है ना, वैसा विलयन जो क्या करेगा, जो रॉल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताओं पर पालन करता है, पालन करता है। उसे कौन सा विलयन कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे आदर्श विलयन, ठीक है। वैसा विलयन जो रॉल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे आदर्श विलयन। मतलब अब ये क्या बता रहा है? इसका मतलब आपको यही चीज जो अभी ऊपर हम लोग लिखे थे, मतलब ये पी ए बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए होना चाहिए। पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होना चाहिए। यही तो पढ़े हम लोग। इसके अलावा और कुछ भी आपको याद रखना है यहाँ पे। आदर्श विलयन में क्या होगा कि जो वॉल्यूम हम लोग मिक्स कर रहे हैं विलय और विलायक का, इसमें कोई चेंज नहीं होता, है ना। जैसे 50 ml मान लिया जाए कि हम लोग विलय लिए हैं, 50 ml विलय लिए हैं, और मान लिया जाए कि 180 ml हम लोग विलायक लिए, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 230 हो गया ना। तो 230 ml इधर विलयन बन रहा है पूरा, और इधर साइड भी क्या है, 230 ml हम लोग पहले भी लिए, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग जो डेल्टा भी निकालते हैं वो ऐसे तो निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, ठीक है। विलय और विलायक को मिलाने से पहले कितना था? 50 180 था, मैंने दोनों को जोड़ से 230 आया। इधर भी जोड़ के कितना आ रहा है? विलियन भी आपका 230 ml का ही बन रहा है। और डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो गया जाएगा? 0। और एक चीज पढ़ना है आप लोग को, डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहाँ पे क्या होगा? 0 होता है। ये कुछ कंडीशन आपको याद रखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। चलिए इसके आगे भी आपको कुछ याद रखना है। चौथा नंबर अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे आपको याद करना है कि ए का जो आकर्षण बल होगा, बी बी का जो आकर्षण बल होगा, ए का आने का मतलब यहाँ पे बात करें हम लोग विलायक विलायक का, विलायक विलायक का आकर्षण, बी का आने का मतलब विलय विलय का आकर्षण बल। ये किसके बराबर होगा बच्चों? ए बी के, यानी विलयक और विलय के आकर्षण बल के बराबर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है चीजें? वीडियो का लेंथ काफी बढ़ गया है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका कुछ ग्राफ भी इस तरह से बनेगा बच्चों, ग्राफ भी इस तरह से बनेगा, आपने पढ़ा होगा ग्राफ को इस तरह से। ये मान लिया जाए कि हम लोग एक्स से बोलते हैं, यहाँ पे एक्स से बराबर 0 है, यहाँ पे एक्स से बराबर 1 है, ठीक है। यहाँ एक्स भी बराबर अगर मान लिया जाए, इसको एक्स भी कर दीजिए आप, ठीक है, इसको एक्स भी कर दीजिए। यहाँ पे ये एक्स से कर दीजिए, एक्स से बराबर यहाँ पे क्या है, एक्स से बराबर 1 है, यहाँ पे एक्स से बराबर 0 है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे अगर बात करें P बराबर PA प्लस PB कर सकते हो आप। इस तरह का जो बिलियन का ग्राफ बनेगा इसको हम लोग कौन सा बिलियन बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, माने आदर्श बिलियन का ग्राफ। ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला आपका x से बराबर का है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PA बराबर P0 A इंटू एक्स से। ये वाला ग्राफ PB XB का है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, PB बराबर कर दीजिए P0 B इंटू एक्स। इस तरह का ग्राफ कुछ बनेगा, तो इस बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श बिलियन का ग्राफ हो गया। इसके कुछ उदाहरण भी आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करें हम लोग, जैसे बात करें हम लोग बेंजीन, है ना, बेंजीन टॉल्यूइन। दूसरा अगर बात करें हम लोग तो बेंजीन टॉल्यूइन के बाद याद कर लेना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, एक होता है अनादर्श बिलियन, है ना, अनादर्श बिलियन। तो जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो पालन नहीं करते उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श बिलियन। इसमें क्या कहानी होगा, तो इसमें कहानी ये होगा कि जो आपका PA बराबर जो बराबर था, यहाँ पे PA इज नॉट इक्वल टू P0 A x से करेंगे, PB इज नॉट इक्वल टू P0 B इंटू एक्स बी करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा अगर बात करेंगे तो डेल्टा H मिक्सिंग भी यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। चौथा अगर बात करें इसका, अगर हम लोग तो ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है वो AB के बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ विलायक विलय में उस तरह से आकर्षण बल नहीं बनता। इसके भी दो तरह के होते हैं। इसका अगर प्रकार बात करें तो ये दो तरह का होगा, एक बोलेंगे हम लोग धनात्मक विचलन वाला, है ना, तो धनात्मक विचलन दिखाएगा, और एक जो होगा जो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। धनात्मक ऋणात्मक में क्या होगा बच्चों, तो धनात्मक में याद रखना यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ जाएगा, यहाँ पे वाष्प दाब क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें धनात्मक विचलन में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा भी मिक्सिंग होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0 होगा। यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा H मिक्सिंग, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 0 से बड़ा होगा, मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा ये आपका लेस देन 0 होगा, और ये होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये सब सारी चीज आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें धनात्मक विचलन का तो क्या होगा, तो जैसे इथेनॉल और पानी, इथेनॉल और वाटर बात कर ले हम लोग। इसका अगर बात करें हम लोग तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन बात कर लीजिए आप। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अनादर्श बिलियन ये खत्म हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे जो आपको पढ़ने हैं वो आपका क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म किसको बोलेंगे, आपको ध्यान देना है। तो बिलियन का वह गुणधर्म जो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, याद रखना है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुसंख्य गुणधर्म। उसका प्रकृति से उसको मतलब नहीं है ना। इसका अगर प्रकार का बात करें तो ये टोटल 4 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, है ना, अपेक्षिक अवनमन। शॉर्ट में अगर बोले तो इसको RLVP भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं P0 A माइनस PA P0 A बराबर XB कर देते हैं इसे, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा P बटा P0 A बराबर XB। आपने इसको पढ़ रखा होगा, है ना, ये फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है।
दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंपोनेंट डालेंगे, कोई भी विलय को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और यहाँ पे जो आएगा डेल्टा टीबी बराबर जो होगा वो के बी इंटू एम होता है। इस के बी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं। डेल्टा टीबी क्या है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो टीबी में से टी नॉट बी को घटाना है। टीबी क्या है, टीबी आपको याद रखना है, ये आपका हो गया बिलियन का क्वथनांक, और बिलियन का क्वथनांक जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होगा। जैसे पानी का क्वथनांक हम लोग क्या बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी में जैसे ही कुछ चीज़ डालोगे आप, उसका 100 प्लस डिग्री होगा, 100 प्लस है ना, 100 प्लस कुछ 100, 105, 107, 108 इस तरह से आएगा ही आएगा, है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन आपको याद रखना है इस तरह से। तीसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना, के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए आपको याद रखना टी नॉट एफ माइनस हम लोग करते हैं टी एफ। अब टी नॉट एफ क्या हो गया, ये प्योर पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का, या हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। जैसे पानी का हिमांक, पानी का कितना होता है, तो पानी के लिए आपको याद रखना है पानी के लिए कितना होता है, तो पानी के लिए हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, तो आपको याद रखना 273.15 केल्विन, है ना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। टीएफ क्या होगा, ये हमेशा उससे कम आ जाएगा, ठीक है, उससे कम आएगा, कम आएगा तो आप घटा के निकाल लेना। केएफ को यहाँ पे नाम जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगर आपको बात करें हम लोग पानी के लिए, है ना, तो पानी के लिए आपको दोनों का चीजें याद रखना है। केबी का जो वैल्यू होगा, जो हम लोग पढ़े थे इविलियोस्कोपिक का वैल्यू, इसका यूनिट होगा, यूनिट वैल्यू जो होगा 0.52, और यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। और इसके लिए जब बात करें हम लोग के एफ का वैल्यू बात करेंगे, तो के एफ बराबर इसका हो जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये दोनों आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये वैल्यू याद रखना है। तो ये हो गया हिमांक में अवनमन। चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, ठीक है। पहले इसमें हम लोग समझते हैं प्रासरण को क्या होता है। तो प्रासरण किसको बोलते हैं, तो जब कभी भी विलायक का, है ना, जब कभी भी विलायक का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो, है ना, तो हम लोग बोलते हैं निम्न सांद्रता से अगर उच्च सांद्रता की ओर हो, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, या फिर बोलेंगे कि विलायक से विलयन की ओर, है ना। और अगर बोले हम लोग तो विलय के लिए अगर बात करेंगे तो विलय का निम्न सांद्रता से, है ना, विलय का उच्च सांद्रता की ओर, है ना, जिधर विलय रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। प्रासरण दाब क्या होता है बच्चों, तो जो प्रासरण के फेनोमेनन को होने से रोकेगा, प्रासरण की क्रिया को होने से रोकेगा, प्रासरण की क्रिया को होने से जो रोकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रासरण दाब करते हैं। इसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है, ठीक है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपका बना हुआ है इस पे, है ना, और चैप्टर को अच्छे ढंग से समझाया गया है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो इन चीज़ों को। उसके बाद आता है एक टॉपिक अपसामान्य मोलर दाब, अपसमान मोलर द्रव्यमान। क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ गया है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लोग समझते हैं। अपसामान्य मोलर द्रव्यमान किसको बोलेंगे बच्चों, तो अपसामान्य मोलर द्रव्यमान उस तरह के द्रव्यमान को बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं,
ये एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में जब डालोगे तो डालते रहो 1 मोल, होता क्या है, ये जाने के बाद पानी में टूट के 2 मोल बन जाते हैं ना। 1 मोल आपका एसीटेट आयन बन गया और 1 मोल आपका बन गया हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से ये टोटल कितने बन गए, 2 मोल हो गया, है ना। तो हम लोग अपेक्षा तो कर रहे थे 1 का, लेकिन हो गया 2। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान अब जो आएगा, है ना, अब हम लोग पढ़े हैं चूंकि कि जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे तो संख्या बढ़ गया, हम लोग डाले थे 1 बन गया 2। तो इस तरह से इसका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान जो आएगा वो सामान्य द्रव्यमान से अलग हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अब सामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी चीज को, इसी अगर एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डाल दो, यहाँ पानी में डाल रहे हो ना, अगर बेंजीन में डालेंगे तो ये क्या करता है, ये जाके डाइमेराइज कर जाता है, ये डाइमेराइज कर जाता है। अब डाले थे 2 मोल बन गया, अब यहाँ पे 1 मोल, ये कितना मोल बन गया बच्चा, ये 1 मोल बन गया। तो ये भी अब सामान्य मोलर द्रव्यमान दिखाएगा। तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अब सामान्य मोलर द्रव्यमान। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं वांटॉप गुणांक, है ना, वांटॉप गुणांक। इसको बेसिकली आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर बोलते हैं हम लोग नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बटा एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब साधारण जो सामान्य आणविक द्रव्यमान होगा अब बटा अब सामान्य मोलर द्रव्यमान, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कुल कणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इस तरह से हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला को, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या प्रबल जो विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए निकालना बहुत आसान होता है। जैसे NaCl है, NaCl को अगर पानी में आप डाल रहे हो, एक्वस में डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, Cl माइनस एक्वस बनेगा। मतलब डाले हम लोग 1 मोल थे, बन गया 2 मोल, है ना। तो इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए पोटासियम सल्फेट को अगर आप डाल रहे हो तो ये क्या बनाएगा, 2K प्लस प्लस सल्फेट आयन बना देगा। तो 2 प्लस 1 यहाँ कितना हो गया, तो आई का वैल्यू यहाँ आ गया 3, ठीक है। आई का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना आसान होता है। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक है क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होगा। इसमें क्या क्या चीज आएगा, इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, इसमें आ जाएगा यूरिया, है ना, ग्लूकोज यूरिया ये सब जो सब्सटेंस है, शुगर, ये सब के लिए आई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका एक फॉर्मूला आएगा, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दुर्बल होते हैं उनके लिए आप, दुर्बल जो होते हैं, दुर्बल अपघट्य जो होते हैं, उनके लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बोलते हैं। इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं ना, अल्फा से दिखाते हैं। तो इस चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, फॉर्मूला से आप आसानी से चीजों को, ये फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना है, आई बराबर 1 बटा अल्फा प्लस n-1 ना, ये आपका हो गया। और सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूला को अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ये आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला अगर हम लोग बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो आपका जितना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं वो सारे जगह पे आपको क्या करना है, सब में आई लगा देना, आई इंटू एक्स पी, ये पहला वाला का। दूसरा जो पढ़े हम लोग डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम कर देना है। तीसरा अगर फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा टी एफ बराबर तो आई इंटू के एफ इंटू एम कर देना है। और चौथा अगर फॉर्मूला पढ़े हैं पाई बराबर तो आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी कर देना है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला आपको अटैच कर देना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर का यहाँ पे पार्ट हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते, इससे जुड़ा हुआ। ये जैसे NaCl का 80% आयनीकरण होता है तो वांटॉप गुणांक याद कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए ध्यान से। NaCl का कितना बोला गया बच्चों,
80%, मतलब आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया है। अल्फा का वैल्यू कितना दिया? 80%, मतलब 80 बटा आपको 100 दे दिया है। मतलब कितना हो गया ये? तो 0.8 हो गया। NaCl है, तो NaCl को जब आप तोड़िएगा तो कितना आयन बनेगा, है ना? NaCl को आप जब तोड़िएगा तो NaCl टूट के Na प्लस एक्वस बनाएगा, प्लस Cl माइनस एक्वस बनाएगा। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला, है ना, 1 प्लस अल्फा बटा n माइनस 1, ये इसको पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। I बराबर 1 प्लस अल्फा माइनस 1, है ना, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, है ना, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये फॉर्मूला पे पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। I का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.8 है। n का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1, है ना, तो 1 प्लस 0.8, 2 एक घटाएंगे तो 1 प्लस 0.8 मतलब कितना आ गया? 1.8, दैट इज द आंसर। इस तरह से आंसर बन गया। ये क्वेश्चन अगर कीजिए, अनुसंघ के गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, है ना, रीजन ये केवल विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये क्या बोला गया? बिल्कुल बात सही है। क्या अनुसंघ गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि विलयन में उपस्थित, ये पहला तो सही है, दूसरा भी सही है ना। तो ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ये बिल्कुल सही है, और आर सही व्याख्या है। ठीक है, ये चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समान सांद्रता वाले, है ना, निम्न विलयनों में हिमांक सबसे कम किसका होगा? अगर सांद्रता समान है तो किसका हिमांक सबसे कम होगा? तो इसके लिए आपको, हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, है ना, हिमांक जो होगा डेल्टा टी एफ बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना। अगर ये एम समान हो गया तो आई पर डिपेंड करेगा, आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका हिमांक भी कम होगा। तो ग्लूकोज में आपका आई का वैल्यू कितना? 1, इसके लिए कितना? 1, आई के लिए इसके वैल्यू 1, है ना, इसके लिए आई का बात करेंगे तो 2 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि के एच बराबर 1.25 10⁸ पास्कल तथा गैस का आंशिक दाब ये है तो गैस का मोल अंश ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, के आपने जो पढ़ा था, पी बराबर के एच इंटू एक्स, इस फॉर्मूला में बैठाइए, आंसर आ जाएगा आपका। 0.1 मोलर ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस है तो ज्ञात कीजिए, है ना। आपको यहाँ पे पाई बराबर सी आर टी, ये वाला फॉर्मूला पे लगाना है। सी का वैल्यू आपको 0.1 दिया है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, और टी का वैल्यू आपको 27 डिग्री, टेम्परेचर ले लेंगे हम लोग कैल्विन में, तो 300 कैल्विन के आसपास आएगा। तो सारे का वैल्यू पुट कीजिए, पाई निकल जाएगा। 0.5 मोलर जलीय विलयन का केबी का वैल्यू दिया है, क्वथनांक वृद्धि ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगाना है, केबी इंटू एम करना है। आपको यहाँ पे मोललिटी दिया हुआ है ना, केबी का वैल्यू दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा टीबी निकल जाएगा। यदि किसी विलयन में विलय का मोल अंश इतना है और शुद्ध विलायक का वास्तव इतना है तो विलयन का वास्तव ज्ञात कीजिए, ना। इसको कैसे बनाना है? तो इसको बना के यहाँ पे दिखाया गया, सारे बच्चे इससे नोट कर लीजिएगा। विलायक का मोल अंश के लिए आपको क्या करना है? 1 में से घटा देना, 0.8 आएगा, ठीक है। हिमांक अवनमन का सूत्र क्या है? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। परासरण की प्रक्रिया में विलायक का प्रवाह होता है, किधर से किधर होगा? तो याद रखना है, विलायक का प्रवाह जो होगा वो हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर, मैंने तनु विलयन से शांत विलयन की होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है? प्रासरण दाब, क्वथनांक वृद्धि, हिमांक अवनमन, श्यानता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। वाष्प दाब में औचपिक नमन किसके बराबर होता है? विलायक का मोलांश, विलय का मोलांश, मोललता या मोलरता? मोललता, है ना। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे। जितने बच्चे जुड़े, सारे बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग वन शॉट रिवीजन खत्म किए। जितने बच्चे जुड़े हो सारे बच्चे सेशन को जरूर लाइक कर देना, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो भी बच्चे नए हैं ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड बाय, सारे बच्चों को शुभ